Hello bachcho, let us see this problem. A cavity of radius r by 2 is made inside the solid sphere of radius r. The center of the cavity is located at a distance of r by 2 from the center of the sphere. The gravitational force on the particle of mass m is at a distance of r by 2 from the center on the sphere on the line joining both of the center of the sphere and the cavity. Okay, is opposite to the center of cavity. Here g equal to gm by r square, where m is the mass of the sphere. देखो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि आपके पास एक बड़ा वाला स्फीयर है जिसके अंदर क्या है, एक कैविटी है ऑफ रेडियस r बाय 2. तो अगर इस स्फीयर की रेडियस r है तो इसके अंदर बना दो कैविटी जिसकी रेडियस क्या है r बाय 2. ये रही वो कैविटी जिसकी रेडियस है r बाय 2. ठीक है. द सेंटर ऑफ द कैविटी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r बाय 2. तो यहाँ से r बाय 2 के डिस्टेंस पर कैविटी क्या है, लोकेटेड है. The gravitational force on the particle of mass m at a distance r by 2 from the center of the sphere on the line joining both the center of the sphere and the cavity is. अब वो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एक लाइन बनाओ ऐसे, यहाँ एक पार्टिकल रख दो जो यहाँ से r बाय 2 के डिस्टेंस पर है. ये बताओ कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल पर कितनी फोर्स लग रही है. तो यहाँ पर मैं आपको एक की कंसेप्ट बताऊंगा कैविटी प्रॉब्लम का, कि आप क्या करेंगे, इस पूरे स्फीयर को एक स्फीयर मानकर चलेंगे और कैविटी की जगह पर आप एक नेगेटिव मास रख देंगे. याद रखिएगा, नेगेटिव मास की जो फोर्स होती है वो अपोजिट टू द ग्रेविटी होती है. मतलब अगर ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है तो नेगेटिव मास रिपेल करेगा. तो अगर मैं इस पॉइंट पी को ध्यान से देखूं तो इस पॉइंट पी पर जो स्फीयर होगा वो इस तरफ फोर्स लगाएगा और जो ये नेगेटिव मास की कैविटी है वो इस तरफ फोर्स लगाएगी. तो यहाँ पर जो नेट फोर्स निकल कर आएगी वो होगी स्फीयर की फोर्स माइनस कैविटी की फोर्स. अब मैं जो कैविटी की फोर्स निकाल रहा हूँ उसके लिए मुझे कैविटी का मास भी चाहिए. तो मैंने कहा कि डेंसिटी तो मुझे पता ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. अगर मुझे कैविटी का मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस डेंसिटी से अपनी कैविटी की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा r बाय 2 का होल क्यूब, दैट इज m बाय 8 का आंसर आ जाएगा. अब हम एट अ डिस्टेंस r बाय 2 पर है, तो यहाँ पर अगर हम स्फीयर के द्वारा फोर्स देखते हैं तो वो होती है g मास ऑफ द स्फीयर, स्मॉल मास जो भी हम यहाँ पर रख रहे हैं, अपॉन में r क्यूब इंटू r बाय 2, है ना. एट एनी डिस्टेंस द फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस. तो x हटाकर हम r बाय 2 रख सकते हैं. इनसाइड पॉइंट पर किसी भी डिस्टेंस पर फोर्स ये होती है, जहाँ पर x जो होता है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. बस x की वैल्यू इस वक्त हमें क्या दे रखी है, r बाय 2. तो ये फोर्स हम यहाँ रख देंगे जी एम एम अपॉन में r क्यूब इंटू r बाय 2. और जो कैविटी की फोर्स है वो कितनी होगी, जी एम मास ऑफ कैविटी अपॉन में द डिस्टेंस इन बिटवीन द कैविटी एंड द मास ओवर एयर. तो कितना डिस्टेंस है, अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे इट विल बी r. तो ये हो जाएगा r स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा r स्क्वायर. थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करते हैं. जी एम एम अपॉन r स्क्वायर 2 माइनस जी एम एम अपॉन में क्या है, देखो एक छोटा m है, याद रखना है ना, भूलना मत, छोटा m है. तो ये हो जाएगा 8 r स्क्वायर. जो भी कॉमन है उसे बाहर निकाल लो. जी एम स्मॉल एम अपॉन में r स्क्वायर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 8, ये हमने बाहर निकाल लिया. ओके, और इसे हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं तो थोड़ा सा आसान बना देते हैं. यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेते हैं. पता है इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 8 और 8 को हम बाहर ले लेंगे. तो अगर 8 को हम बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8 r स्क्वायर. 4 में से 1 चला जाएगा और 4 में से 1 गया तो क्या आता है, 3. चलो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मतलब 3 बाय 8 का फ्रैक्शन बन गया है. लेकिन यहाँ पर आंसर दे रखा है जी में, तो वो भी हम निकाल सकते हैं. पता है क्यों, जी का फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ द बिगर सिस्टम अपॉन में आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर से जी एम अपॉन आर स्क्वायर को हटाकर लगा सकते हैं हम स्मॉल जी. तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 बाई 8 जी एम. दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 2. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.